हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक युग की एक अन्य काव्य धारा से जुड़ा प्रश्न। प्रश्न है नई कविता से जुड़ा हुआ। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, नई कविता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए इस काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा प्रयोगवाद के बाद की काव्य धारा, जिसे अधिकतर विद्वानों ने नई कविता कहा है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए मूल्यों, नए भावबोधों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। सन 1947 के बाद ही हिंदी कविता में नवीन विलक्षण प्रयोगों के नाम पर असामाजिक, स्वार्थ प्रेरित, अहमनिष्ठ, घोर रुग्णता, व्यक्तिवाद, दमित वासनाओं और कुंठाओं, चोटियों और चप्पलों जैसे विषयों को ज्यों का त्यों रूप में बिना किसी उद्देश्य के कविता का रूप दिया जाने लगा। ये सभी विशेषताएं प्रयोगवादी कविता की थी, किंतु इस युग की कविता में इनका बिगड़ा हुआ रूप भी हमें देखने को मिलता है। ये कवि जो पहले प्रगतिवादी थे, बाद में प्रयोगवादी हो गए। कहते अपने आप को वामपंथी थे, किंतु बने हुए वाम मार्गी थे। फिर इन कवियों ने प्रयोगवाद के विरोध को देखते हुए नई कविता का मुखौटा ओढ़ लिया, किंतु बहुत जल्द लोगों ने नई कविता के मुखौटे के पीछे प्रयोगवाद के इन चेहरों को पहचान लिया। किंतु प्रयोगवाद के दो मुख्य कार्य किए। एक तो व्यक्ति के मन की उलझी हुई संवेदनाओं और अचेतन मन के सत्यों को आज के युग का सत्य मानकर उन्हें उद्घाटित करने की चेष्टा की। दूसरे, उसने उन मन सत्यों को प्रकाशित कर सकने योग्य नए शिल्पों का अन्वेषण किया। किंतु प्रयोगवाद काव्य लोक जीवन से कटकर रह गया, क्योंकि जीवन के प्रति वह निराशा से भरा हुआ था। नई कविता में जीवन के प्रति अगाध आस्था दिखाई देती है। उसने किसी वाद को नहीं अपनाया जो अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित हो। नई कविता में जो कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता देखने को मिलती है, इसी कारण नई कविता प्रयोगवादी कविता से हमें भिन्न लगेगी। नई कविता को हम नया बोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद से बंधे हुए कवि नई कविता के क्षेत्र में आकर मुक्त वातावरण में आ गए। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की उपलब्धियां कवि के व्यक्तित्व का माध्यम पाकर नई कविता में आकर खिल उठी और इस तरह प्रयोगवाद नई कविता में विलीन हो गया। नई कविता की अपनी विकास यात्रा सन 1943 में अज्ञे जी द्वारा संपादित और प्रकाशित तार सप्तक से आरंभ होती है और आगे जाकर 3 चरणों में बढ़ जाती है, जिसे अधिकतर विद्वानों ने प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के रूप में स्वीकार किया है। आइए अब इन चरणों के आधार पर नई कविता की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जी, जीवन के प्रति आशा और विश्वास। नई कविता के कवियों ने जीवन को, वह चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे समाज का हो, जीवन के रूप में देखने का प्रयास किया है। नई कविता में जीवन के प्रति आशा, विश्वास और आस्था के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। केदारनाथ अग्रवाल युग गंगा की भूमिका में लिखते हैं, इन कविताओं में पलायनवादिता नहीं है, देश की जागृत शक्ति का उबाल है। केदार जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नई संस्कृति में समता और बंधुत्व की भावना होगी। केदार जी की कोहरा शीर्षक कविता की पंक्तियां इसी ओर संकेत करती हुई दिखाई देती हैं। वह लिखते हैं, पर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है इतना, दिनकर जाएगा लपटों से लिपटा, भस्मीभूत करेगा कोरा क्षण में, प्यारी धरती को स्वाधीन करेगा। इसी प्रकार कई अन्य कविताओं में भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि आशा और विश्वास से भरे हुए हैं। नंबर 2 है जी, मानवतावादी दृष्टिकोण। नई कविता के कवियों का मानवतावादी आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। यथार्थ की तीखी चेतना मनुष्य को उसके पूरे परिवेश को समझने और समझाने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसकी उलझी हुई संवेदनाओं के नाना स्तरों तक अनुभूति और व्याख्या दोनों दिशाओं में पहुंचने की चेष्टा करती है। इस युग के मानव की प्रगति के अनेक मार्ग खुले, किंतु साथ ही उसके अपने अस्तित्व के लिए विषम परिस्थितियां भी पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। उसे इन परिस्थितियों पर काबू पाना है और दुख को पीकर सुख को बांटना है। इसी को ध्यान में रखकर प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य का निर्माण किया। इस संदर्भ में केदारनाथ के द्वारा लिखी गई उनकी जो कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां यहां पर हमें विचार करने लायक बनती हैं।
एक नन्हा बीज मैं अज्ञात नवयुग का, आह कितना कुछ, सभी कुछ, न जाने क्या क्या, समूचा विश्व होना चाहता हूं। नंबर 3 है जी, महानगरीय और ग्रामीण सभ्यता का यथार्थ चित्रण। नई कविता में शहरी, महानगरीय तथा ग्रामीण जीवन संस्कारों के नवीन और यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलते हैं, किंतु उस कविता का प्रवेश वहां का जीवन ही है। इस संदर्भ में धूमिल जी की निम्न पंक्तियों को देखिए। वहां कोई सपना नहीं है, ना भेड़िए का डर, बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली जाती हैं, खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है, वहां सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वह एक हमारी सभ्यता के जो वातावरण है, जिसके अलग अलग पड़ाव है, उनका चित्रण करने का प्रयास कवि यहां कर रहा है। नंबर 4 पर है जी, क्षणों की अनुभूतियों का महत्व। नई कविता क्षणों की अनुभूतियों को महत्व देती है, इसलिए नहीं कि वह जीवन की संपूर्णता में विश्वास नहीं करती, वरन वह एक एक क्षण को के बोध को, अनुभूति को सत्य मानकर जीवन का पूर्ण उपभोग करना चाहती है। नई कविता अनुभूतिपूर्ण गहरे क्षण, प्रसंग, व्यापार या किसी भी सत्य को उसकी आंतरिक मार्मिकता के साथ पकड़ लेना चाहती है। इस प्रकार जीवन के सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंग नई कविता में नया अर्थ पाते हुए हमें दिखाई देते हैं। निम्नलिखित एक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। आओ इस झील को अमर कर दें, छूकर नहीं, किनारे बैठकर भी नहीं, एक संग झांक इस दर्पण में, अपने को दे दें हम इस जल को जो समय है। नंबर 5 है जी, जीवन मूल्यों का पुनः प्रशिक्षण। नई कविता जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। यह मूल्य नवीन युगों की आवश्यकताओं के परिवेश में कितने खरे उतरते हैं और अपने रूढ़ रूप में कितने असंगतिपूर्ण हो गए हैं, इसका विचार इन कविताओं में भी किया गया है। इनका कितना स्वरूप आज के लिए गाया है, आधी परीक्षाएं नई कविता में कवि करता हुआ दिखाई देता है। नई कविता की प्रश्नाकुल दृष्टि इन मूल्यों को उनकी विकसित असंगतियों के बीच देखती है, इसलिए यहाँ यह मूल्य अपनी असंगतियों के कारण तीखे व्यंग का भाजन बनते हैं, वहीं नए संदर्भ में सिद्ध होने वाली उपयोगिता का कारण आस्था का आधार भी बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमारे पास नंबर 6 पर है जी, व्यंग का स्वर। नई कविता में व्यंग का स्वर अत्यंत तीव्र हो उठा है। नई कविता का कवि व्यावहारिक जीवन से अप्रस्तुत ग्रहण करता है और उसकी दृष्टि यथार्थ को विस्मरण नहीं कर पाती, इसीलिए वे अपने काव्य में व्यंग का आसरा लेके इस बात को कहने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां देखिए, जहां पर वो चापलूसी पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कुत्ता आदत से टुकड़ाखोर है, तुम्हें टुक्कड़खोरी के रास्ते बंद करने होंगे। नंबर 7 है जी, प्रतीक योजना और बिंब विधान। नई कविता के कवियों ने नूतन के मोह में बड़े विचित्र प्रतीकों का प्रयोग किया है। उसका उदाहरण देखिए, जहां आगे जी स्वयं लिखते हैं, अगर मैं ये कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरछरी बाजरे की। इसी प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी हमें यहां देखने को मिलेंगे। नई कविता में बिंब योजना जितनी अधिक मिलती है, उतनी उससे पूर्व की हिंदी कविता में कभी भी नहीं। नई कविता के बिंब अधिकतर प्रतीकात्मक और सांकेतिक होते हैं। इस संदर्भ में श्रीकांत वर्मा जी की कविता का एक उदाहरण देखिए। एक अदृश्य टाइपराइटर पर साफ सुथरे कागज सा चढ़ता हुआ दिन, तेजी से छपते मकान, घर और मनुष्य। इस प्रकार हम ये कहें कि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रतीकों और बिंबों का जो प्रयोग किया है वह अपने आप में अस्वर्णनीय है। नई कविता में लोक भाषा, नवीन शब्दों, प्रतीकों, उपमानों और छंदों का प्रयोग स्पष्ट देखने को मिलता है। यही नहीं, इसमें जो भाषा है वो सरल है, सुबोध है। अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, परंपरा का विरोध। नई कविता में पुरातन परंपरा में कोई आस्था दिखाई नहीं देती। इस धारा ने आज का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं में व्याप्त मानवीय जीवन के प्रति उदासीनता, निराशा और अविश्वास की भावना अधिक उभर कर आई है। कारण इसका यह भी रहा है कि ये लोग जो हैं वो मानव को केंद्र में रखकर नई दुनिया के लिए नए विश्वास और नई आस्था के साथ जीते हुए दिखाई देते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि नई कविता आज भी जीवित है, चाहे वह साठोत्तरी कविता,
कविता, विद्रोही कविता आदि अनेक काव्य धाराओं के रूप में हो, यह बिना रेख टोक विकसित हो रही है और इसे आज प्राय विद्वान कई अन्य नामों से भी पुकारते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।